आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी के नए रेगुलेशंस जो कि हाल ही में 2026 में लागू हुए हैं और क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे और क्यों पूरे देश में इसको लेकर के एक हाहाकार मचा हुआ है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लें कि यूजीसी आखिर होता क्या है। देखिए, यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये करती क्या है संस्था? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है जिसका काम होता है देश में जो भी नई यूनिवर्सिटी खुलती है उसको परमिशन देना, साथ में जो दूसरी यूनिवर्सिटी हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं उनका रेगुलेशन करना, अगर वो कुछ उनमें कमियां रहती हैं तो वो बताना। कहने का मतलब है कि देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको परमिशन देना और उनको मैनेज करना, ये यूजीसी का काम होता है। अब देखिए, अभी देश में हाहाकार क्यों मचा हुआ है, इसको लेकर के देश में क्या हो रहा है और क्या स्थिति बनी हुई है, पहले वो हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, अभी हाल ही में यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नए नियम लेकर के यूजीसी आया हुआ है जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। तो देखिए, देश में चल क्या रहा है पहले हम उसे देख लेते हैं, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियम आखिर हैं क्या। तो देखिए, सबसे पहले जो हुआ वहाँ पर बरेली के जो सिटी मजिस्ट्रेट थे अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने अपने पद से त्याग दे दिया और उन्होंने कहा कि ये कानून बड़े सख्त हैं और जो उन्होंने त्याग पत्र दिया उसमें उन्होंने इस कानून का हवाला भी दिया कि जिसकी वजह से मैं अपना त्याग पत्र दे रहा हूँ। साथ में अगर हम इनको देख लें तो ये सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हैं जो कि शिवसेना की सांसद हैं राज्यसभा की। उन्होंने भी कहा कि अगर आप इक्वेलिटी लाना चाहते हैं तो इस तरीके से भेदभाव करके नहीं ला सकते। उसके बाद देखिए, तो पूरे देश में जिस तरह के विरोध चल रहे हैं उसके खिलाफ जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं ये हमारे सामने है। आइए अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि आगे यूजीसी रेगुलेशन है क्या और क्यों इसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि हाल ही में 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नए नियम लागू किए हैं। पर क्या समझने वाली बात यह है, क्या इस तरह के नियम पहले से नहीं थे? नहीं, देखिए, इस तरह के नियम पहले से भी थे, वो 2012 से लागू हैं। उन्हीं नियमों में बदलाव करते हुए नए नियम लाए गए हैं। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि यूजीसी के नए नियम हैं क्या। तो देखिए, ये पूरा नियम है क्या, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये नियम कहाँ पर लागू होंगे। अभी मैं घर पर हूँ तो क्या ये मेरे ऊपर लागू होंगे? तो आंसर होगा नहीं, ये नियम मेरे लिए घर पर लागू नहीं होगा। तो ये नियम लागू कहाँ पे होंगे? देखिए, देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ चलती हैं, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं, ये वहाँ पर लागू होगा, जैसे कॉलेजेस, इस तरह के संस्थानों पर ये लागू होगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने साफ साफ कहा है कि हम जो डिस्क्रिमिनेशन को हम कहेंगे भेदभाव, आम बोलचाल की भाषा में उसे भेदभाव कहा जाता है। हम किसी भी तरह के भेदभाव को मिटाना चाहते हैं। अब भेदभाव किस आधार पे? धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, जेंडर के आधार पे, या आपका जन्म कहाँ पे हुआ है उस आधार पे, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि दिव्यांग है उसके साथ होने वाले किसी भी भेदभाव को रोकना इस नए नियम का मकसद है। अब इस नए नियम में भेदभाव को भी समझाया गया है कि भेदभाव का क्या मतलब है। किसी भी तरह का अनफेयर, डिफरेंट और पक्षपातपूर्ण ट्रीटमेंट किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति, दूसरे व्यक्ति में यहाँ पर कौन कौन शामिल है? कोई भी स्टाफ मेंबर, कोई भी स्टूडेंट के साथ किया जाने वाला रिलीजन, रेस, कास्ट और जेंडर के आधार पर किया गया भेदभाव इस जगह शामिल है। साथ ही में यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ज़्यादा जोर दे करके बताया गया है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में विशेष रूप से SC, ST और OBC के कैटेगरी को इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए, इस तरीके से एक नया नियम लाया गया है जहाँ पर भेदभाव को हटाने की बात की गई है इन आधारों पर, परंतु उसमें जो विशेष फोकस है वो SC, ST और OBC के स्टूडेंट्स पर ज़्यादा है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन नियमों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लागू किया जाएगा। तो देखिए, इन नियमों को लागू करने के लिए सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को अपने यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की स्थापना करनी होगी। हर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर में एक कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया जाएगा। हर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर में इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। इक्विटी कमेटी क्या होगी? इस
जो सेंटर को जो स्थापित किया गया है उसको चलाना, और जो शिकायतें आती हैं भेदभाव के खिलाफ उन शिकायतों का निवारण करना, ये इक्विटी अपॉर्चुनिटी जो सेंटर स्थापित किया गया उसी का काम होगा। अब आइए हम आगे देख लेते हैं। साथ में जो इस कमेटी जो यहाँ पर बनाई गई है सेंटर में, उसके सदस्य कौन कौन होंगे, तो देखिए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जो होगा वो उसका चेयरपर्सन होगा, साथ में 3 प्रोफेसर्स या सीनियर फैकल्टी मेंबर, एक स्टाफ मेंबर जो कि नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, 2 रिप्रेजेंटेटिव लिए जाएंगे सिविल सोसाइटी से, 2 स्टूडेंट का भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, साथ में जो कि कोऑर्डिनेटर था, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर थे वो भी इसके मेंबर माने जाएंगे। देखिए कमेटी जो है, साथ में ये कहा गया है कि इस कमेटी में बनने वाले मेंबर्स को बैकवर्ड क्लास, डिसेबिलिटी, SC ST का रिप्रेजेंटेशन दिया जाना ज़रूरी है। साथ में जो कमेटी है उसका कार्यकाल 2 साल का होगा। आइए हम देख लेते हैं कि इस तरह की चीज़ें और क्या क्या इसमें शामिल है। साथ में यहाँ पे इक्विटी स्क्वाड का भी गठन किया जाएगा। इसके फिक्स नंबर नहीं बताए गए हैं, ये बोला गया है कि जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से बनाया जाए। ये इक्विटी स्क्वाड क्या करेगा, ये इक्विटी स्क्वाड एक जगह नहीं रुकेगा, ये घूमता रहेगा उन जगहों पर जा करके जहाँ पर इस तरह के भेदभाव होने की संभावना ज़्यादा होती है, और अगर वहाँ उन्हें कोई भेदभाव होता है तो वो सेंटर पे आकर के इसकी रिपोर्ट करेंगे। साथ ही में इक्विटी एम्बेसडर भी अपॉइंट किए जाएंगे, जहाँ पे हॉस्टल्स हैं, लाइब्रेरी है या इस तरह के कोई भी डिपार्टमेंट है, यूनिट्स है जहाँ पर इस तरह के भेदभाव होने की संभावना है, वहाँ पर इक्विटी एम्बेसडर भी वहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा जो कि राउंड द क्लॉक चालू रहेगा, जिस पर कि किसी भी तरह की भेदभाव की शिकायत की जा सकती है। अब आप देखिए, अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन नियमों को फॉलो नहीं करती है तो क्या क्या होगा। तो देखिए, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ शिकायत आती है तो एक जांच कमेटी बनाई जाएगी, और अगर शिकायत सही पाई जाती है तो यूजीसी कड़े नियमों की बात करता है, जिसमें कई सारे यूजीसी स्कीम्स में यूनिवर्सिटी या कॉलेज को पार्टिसिपेट करने से रोका जा सकता है, उनको डिग्री देने से या ऑफर करने से भी रोका जा सकता है, और कई तरह के कड़क कानून उनके खिलाफ अपनाए जा सकते हैं। पहले ये जो नियम हुआ करते थे इतने सख्त नहीं थे, परंतु अब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के खिलाफ ये नियम काफ़ी सख्त इस नियम के बाद हो जाते हैं। अब देखिए, समझने वाली बात यहाँ पे ये भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर विरोध और आलोचना इस नियम की या इस कानून की क्यों हो रही है, क्योंकि जब हम सरसरी तौर पर देखते हैं तो ये नियम ऐसे लगते हैं कि हाँ ठीक है, भेदभाव को मिटाने के लिए हो रहे हैं, परंतु वर्तमान में बहुत सारे विरोध और आलोचना हो रही हैं, तो हम उन्हें देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्यों हो रही है, किन नियमों को लेकर के ये विरोध हो रहा है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला विरोध हो रहा है वो हो रहा है जो जाति के आधार पे कहा गया है कि जाति के आधार पे होने वाले भेदभाव, और जब जाति के आधार पे होने वाले भेदभाव हैं तो उसमें SC ST और OBC को तो शामिल कर लिया गया, परंतु जनरल कैटेगरी को शामिल नहीं किया गया। यहाँ पे जनरल कैटेगरी का कहने का ये तात्पर्य है कि हमको तो एक तरीके से अपराधी मान लिया गया, क्योंकि हमें तो इस कानून में जगह दी ही नहीं गई है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर जो कहा गया है, जब भेदभाव की परिभाषा दी गई है तो उसमें 2 शब्दों का बड़े ही जोरदार तरीके से इस्तेमाल हुआ है। उसमें है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। देखिए, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि जब कोई भेदभाव साफ साफ दिखाई दे, यहाँ नीचे मैंने मतलब निकाला हुआ है गूगल सर्च से। देखिए, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जब कोई भेदभाव साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है कि जब वो सीधे रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु आपको आभास हो रहा है कि इस तरह का कोई भेदभाव होने की संभावना है। देखिए, जनरल कास्ट तो पहले ही कह रहा था कि हमें तो इसमें वैसे भी जगह नहीं दी गई। दूसरा यह भी है कि अगर किसी को लगता है साफ साफ दिख रहा है तो ठीक है, परंतु किसी को अप्रत्यक्ष रूप से भी लगता है कि कोई भेदभाव है तो वो उसकी भी शिकायत कर सकता है। आगे हम और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इतना विरोध हो रहा है। तीसरी बड़ी बात जो यहाँ पे कही जा रही है कि स्टूडेंट का क्या मतलब होगा, कौन व्यक्ति जो है शिकायत कर सकता है, तो वो व्यक्ति जिसने एनरोलमेंट किया है या जो एनरोलमेंट चाहता है। अब देखिए, जो व्यक्ति एनरोलमेंट चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, जिसने एडमिशन नहीं लिया वो भी शिकायत कर सकता है।
तो यहाँ भी ये एक मुद्दा बना हुआ है कि अगर उसने बाद में एडमिशन नहीं लिया या सिर्फ शिकायत करने के लिए उसने ऐसा कर दिया तो फिर उसका क्या होगा। साथ में हर व्यक्ति, चाहे वो रेगुलर आता हो, चाहे डिस्टेंस एजुकेशन लेता हो, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाई करता हो, वो भी शिकायत यहाँ पर कर सकता है। साथ में यह भी कहा गया है कि अगर पीड़ित व्यक्ति चाहे तो उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई शिकायत करता है और वो कह देता है कि मेरी जो है जानकारी को जाहिर ना किया जाए, तो उसकी जानकारी छुपी रखी जाएगी, उसको बताया नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ शिकायत कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि शिकायत किसने आपके खिलाफ की है। साथ में जो कहा गया है, जो कमिटीज बनाई जाएंगी उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं के प्रतिनिधित्व की तो बात की गई है, परंतु जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व के बारे में खुल करके कुछ भी नहीं वहां पर कहा गया है। साथ में जनरल कैटेगरी का कहना है कि अगर इन नियमों का कुछ दुरुपयोग होता है, अगर कोई झूठी शिकायत पाई जाती है कि जो शिकायत की गई थी वो झूठी है, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी, इसके बारे में कोई भी स्पष्टता यहाँ पर नहीं दी गई है। साथ में इतने सख्त नियम जो बनाए गए हैं, इतने सख्त नियम बनाने की क्या आवश्यकता थी? जब 2012 से नियम बने हुए थे तो इतने सख्त नए नियम लाने की क्या ज़रूरत थी? उसके पीछे का क्या आधार था, यह भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। साथ में जनरल कैटेगरी का जो साफ साफ कहना है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है और भेदभाव मिटाने की बात की गई है, तो उनका कहना है कि हमें तो सीधे सीधे रूप से अपराधी मान लिया गया है। अब देखिए 2012 में भी कानून था, 2026 में नए कानून आते हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है इसे जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए 2012 में जो कानून थे उसमें एक अनुशंसा की गई थी, गाइडलाइंस बनाए गए थे कि इस तरह के भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी संस्थानों को नियमों को लागू करने की सलाह दी गई थी और कोई सख्त दंड या पनिशमेंट की बात नहीं की गई थी। परंतु जब 2026 में ये नियम आए हैं तो उनको बहुत ही कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया गया है। अब ये सिर्फ गाइडलाइन नहीं है, इनका फॉलो होना ज़रूरी है। आपको इक्विटी सेंटर्स, कमिटी और हेल्पलाइन बनाना अनिवार्य है। साथ में पहले जहां पर किसी भी तरह की पनिशमेंट की बात नहीं थी, अब खुल करके पनिशमेंट कहा गया है कि आपकी ग्रांट रोकी जा सकती है, नई डिग्रियों को भी रद्द किया जा सकता है, आपको लिस्ट से भी हटाया जा सकता है। तो देखने वाली बात यह है कि अब इन नियमों को बहुत ज़्यादा कड़क कर दिया गया है। अब देखिए मामला इतना गंभीर था, इतना हाहाकार हुआ, लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन नियमों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन नियमों में दिए गए कई शब्द समावेशी नहीं हैं, यानी सभी लोगों को वो मिला करके नहीं चलते हैं। संविधान में जो समानता का अधिकार दिया गया है उनका पालन नहीं करते हैं। साथ में कोर्ट ने इन सभी नियमों पे जो कि 2026 में 13 जनवरी को लागू किए गए थे उनके ऊपर स्टे लगा दिया है, परंतु पुराने नियम जो 2012 से चल रहे हैं वो वैसे के वैसे चलते रहेंगे। साथ में अब हम क्या ये कहें कि ये नियम अब पूरी तरीके से हट गए हैं, तो जवाब होगा अभी नहीं। मार्च 2026 में इसके बारे में अगली सुनवाई होगी और केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया है कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। अब देखिए मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ, तो मेरा सोचना बिल्कुल साफ है कि भारत तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब मिलकर एक राष्ट्र के रूप में सोचेंगे। अगर हम किसी कानून से ये देखते हैं कि मुझे निजी रूप से क्या मिल रहा है, मुझे इससे क्या हासिल होगा, और उस कानून की तरफ या उसके खिलाफ मैं बोलूँ सिर्फ ये सोचकर कि मुझे क्या मिलेगा, तो ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि हम सब चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े तो हमें मिलकर के सोचना होगा। यदि आप लोगों को लगता है कि ये कानून हमारे देश की यूनिटी और एकता के खिलाफ काम करता है, तो आप लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, चाहे आप किसी भी जाति और धर्म से आते हों। परंतु अगर ऐसा लगता है कि नहीं, ये इस तरह के कानून हमारे देश में आज 21वीं सदी में आज भी इन कानूनों की ज़रूरत है, तो इसका विरोध हमें करना चाहिए। थैंक यू, आप सब ने हमारा वीडियो देखा। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप